हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएच कर्व, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा ट्रांसफार्मर में जब हम हिस्टेरिसिस लॉस पढ़ेंगे ना, तो बीएच कर्व को मैं बार बार याद दिलाऊंगा आपको। और बहुत सारे क्वेश्चन एडी करंट, हिस्टेरिसिस लॉस के और कोर लॉस के कहीं ना कहीं हम हिस्टेरिसिस कर्व से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और इस कर्व पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको जेई लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे, इस कर्व को बनाते कैसे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और उसके पीछे का अगर आप साइंस सीख गए तो बहुत कुछ चीजें आसान हो जाएगी। और बिल्कुल जो आप अभी तक पढ़ते आए हो ना, उसी से हम एक कर्व बनाएंगे। बहुत आसानी से आप कर्व ड्रॉ कर ले जाओगे और बहुत आसानी से समझ जाओगे। अब देखो क्या होता है, ये कर्व करते क्या है, बीएच कर्व नाम क्यों रखा है, इसका हिस्टेरिसिस कर्व है क्या। इस कर्व में क्या होगा कि ये है आपके पास एक मटेरियल, इसके अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल्स होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए अब ये गोल गोल चक्रा करके मैं नहीं बना रहा हूं, है ना, डायरेक्टली एरो बना रहा हूं, है ना, एरो बना रहा हूं। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल्स होंगे। ठीक है, चलो डाइपोल्स हुए, डाइपोल्स हुए। ठीक है, अब याद है आपको कि ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का हम यूज कहां पे करेंगे, एप्लीकेशन कहां रहेगा, ट्रांसफार्मर बनाने में, एसी मशीन्स बनाने में, है ना, ये सब वहां पे यूज करेंगे हम लोग। तो याद है आपको, अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं, ट्रांसफार्मर के, तो ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है, इतना तो आपको सबको पता होगा, है ना। ट्रांसफार्मर में सर हम इस तरीके से कोर बनाते हैं, इसको फेरोमैग्नेटिक कोर बोल देते हैं। ये फेरोमैग्नेटिक कोर है और इसके ऊपर हम वाइंडिंग रैपअप करते हैं। वाइंडिंग क्या करते हैं, रैपअप करते हैं, और फिर हम करंट फ्लो कराते हैं, है ना। इस तरीके से आप करते हैं ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन वगैरह, इस तरीके से ही देखते हैं। इतना बेसिक चीज तो आपको पता ही है सबको। तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये जो एरो है ना डाइपोल्स के, ये भी तो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, असल में ये वाइंडिंग रैपअप करके जो करंट दे रहे हैं, करंट से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो असल में ये कैसा रोल निभा रही है, हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसा रोल निभा रही है। इस कोर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही तो है, देखा जाए तो वही सिमिलरली अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जब एप्लीकेशन वाइज ले जाएंगे तो सिर्फ मटेरियल का तो कुछ अचार नहीं डालना है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ धरती से निकलने हुए मटेरियल को यूज करना होता, वो तो परमानेंट मैग्नेट में यूज करते ही करते हैं हम लोग। हम चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, हमारे मन मुताबिक हम जिधर चाहें उधर फ्लक्स जनरेट कर सकें, वो बनाना। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम चाहेंगे कि डाइपोल्स का ओरिएंटेशन हमारे अकॉर्डिंग वेरी हो। हम चाहें इधर डाइपोल करना तो इधर करा सके, हम चाहते हैं डाइपोल इधर हो तो इधर हो। हमारी बात मानने चाहिए। अब हमारी बात मानेंगे तो इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड तो लगानी पड़ेगी ना, एक एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा, तब तो हमारी बात मानेंगे। तो हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें जब मशीन के रियल ऑपरेशन या प्रैक्टिकल में ले जाएंगे तो हमें सच में हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल क्या होते हैं, ये आसानी से थोड़ी ना है हम बोलेंगे कि चलो इधर मुड़ जाओ तो इधर मुड़ जाएंगे, है ना। देखो मान लीजिए आप घर में आप सबसे बड़े भाई हो, थोड़ी देर के लिए एक अजम्पशन ले लेते हैं, आपसे एक छोटा भाई है और आप उसको बोल रहे हो, एक छोटा भाई ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आपने बोला जा बेटा एक गिलास पानी लेके आ जा, वो तुरंत गया, तुरंत आ गया, बहुत बड़ा चीज है, बढ़िया चीज है, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक तो हुआ। एक भाई ऐसा है कि जिसको बोल रहे पानी लेके आ जा, फिर 5 मिनट हुए फिर बोल रहे पानी लेके आ जा, पानी लेके आ जा। जितना आपने पानी से एनर्जी नहीं लोगे, उससे ज्यादा तो आपने एनर्जी उससे पानी मंगवाने में वेस्ट कर दी। तो ये एक तरह का क्या, हार्ड मटेरियल है, हार्ड मैग्नेट है ना, इस तरीके का सॉफ्ट मैग्नेट, हार्ड मैग्नेट। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बात आसानी से मान जाएंगे तो वो बढ़िया चीज है, जो नहीं मानेंगे उस पर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो डाइपोल्स है ना, ये डाइपोल्स भी, इसका जो ओरिएंटेशन है इतना आसान नहीं होता है कि हम बोलेंगे पलक झपकाते से उधर नहीं इधर मुड़ो, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन करेंगे, ये थोड़ा सा क्या करेंगे, बोल सकते हैं कि अपोज करेंगे। तो क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर साइनोसॉइडल अप्लाई करेंगे, सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वाइंडिंग रैपअप करता हूँ, एक मैंने वाइंडिंग रैपअप करी, ठीक है, वाइंडिंग रैपअप करी, है ना, देखना समझना ध्यान से, और मैं करंट फ्लो करा देता हूँ, करंट आई, करंट ये ऐसा आई गया तो ये आई जितना गया है उतना वापस बाहर आना चाहिए। तो करंट के हिसाब से हमारा फ्लक्स किधर होना चाहिए, 4 उंगली करंट के डायरेक्शन में रखो, 4 उंगली करंट के डायरेक्शन में रखो, मोड़ दो तो अंगूठा क्या दिखाता है, फ्लक्स दिखाता है। तो इसके हिसाब से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हमें फ्लक्स इस डायरेक्शन में मिलना चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में मिलना चाहिए।
तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो एरो है ये इस डायरेक्शन में ही जाने चाहिए, बट अचानक इमीडिएटली नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस टाइम में क्या होगा, इनके बीच में, इन डाइपोल्स के बीच में एक स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन या स्ट्रेस डेवलप होगा। उस स्ट्रेस डेवलपमेंट के टाइम पर ही हमारा एक कर्व बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीएच कर्व बोलते हैं। अब बी और एच का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए आपको मैं बताऊं, मतलब आपको ये सारी चीजें पता है, वैसे थोड़ा सा मैं बस रिलेट करवा रहा हूं। बी आपने देखा होगा कि फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एरिया साइड में कांस्टेंट रखते हैं तो बी इज प्रोपोर्शनल टू फाई फ्लक्स, और करंट एम्पेयर सर्कुलर लॉ के हिसाब से H इज प्रोपोर्शनल टू I, H डॉट DL इक्वल टू I इनक्लोज्ड एम्पेयर सर्कुलर लॉ के हिसाब से H इज प्रोपोर्शनल टू I। तो असल में हम ये जो I दे रहे हैं तो ये एक तरह का क्या है, हमारा फोर्स है, ये एक तरह का क्या है, फोर्स है, और ये एक तरह का क्या है, हमारा रिजल्ट है, फोर्स का रिजल्ट है। या फिर ऐसा बोले थोड़ी देर के लिए, फोर्स की बजाय इसको कॉज बोले, और ये इसका इफेक्ट है, ये इसका क्या है, इफेक्ट है। तो एक्चुअल में बीएच कर्व नाम जरूर दिया है हम लोगों ने, बट ये बीएच कर्व असल में करंट और फ्लक्स के बीच में, मतलब करंट मतलब यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इन डाइपोल्स के ऊपर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कितना अमाउंट में फ्लक्स मिल रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो H इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब करंट का मतलब ही क्या है, H समझ लीजिए सिमिलरली, और B का मतलब क्या है, फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो सब देखेंगे, और कितना फोर्स अप्लाई करने पे या कितना कॉज है जिसकी वजह से कितना इफेक्ट मिल रहा है, कितना फोर्स अप्लाई करें कितना रिजल्ट मिलेगा, कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करें कितना हमें फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड मिले, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिले, वो हम उसका एक कर्व ड्रॉ करेंगे इस मैग्नेट के ऊपर, और उसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, बीएच कर्व बोलते हैं। मैकेनिकल वाले इसी कर्व को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि मटेरियल के अंदर एक स्ट्रेन या स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसी को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है, हिस्टेरिसिस कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो अब ये तो बात हो गई, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर साइनोसॉइडल अप्लाई करेंगे। अब देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे, साइनोसॉइडल कैसे चलता है, देखो साइनोसॉइडल करंट कैसा होगा, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव होगा, फिर साइकिल बदल जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस इधर चलेगा थोड़ी टाइम के लिए, उसके बाद प्लस इधर हो जाएगा, माइनस उधर, मतलब करंट इधर से एंटर करेगा, इधर से लीव करेगा, थोड़ी देर बाद ऐसा भी होगा। तो हम एक पूरा प्रॉपर एक साइकिल के लिए, करंट के एक साइकिल के लिए, एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स के एक साइकिल के लिए पूरा फ्लक्स देखते हैं कि कहां कहां पे क्या होगा। चलिए देखते हैं, बहुत मजेदार तरीके से मजा आएगा आपको बीएच कर्व में। चलो, तो एक्स एक्सिस पे हमने बना दिया एच और इस पे बना दिया बी। अब हमें पता है कि बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, फाई, और एच इज प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, ताकि आपको चीजें आसानी से दिखने को मिलेगी। चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक मटेरियल लिया हमने, उसके ऊपर वाइंडिंग रैपअप करी और कोई भी सोर्स नहीं लगाया, है ना, और डाइपोल्स क्या है, रेंडमली अलाइन है। अभी सीधा मटेरियल लिया, रेंडमली डाइपोल अलाइन है। इसका मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, इसमें थोड़ा सा मैं कर्व को इधर और ले आता हूं, थोड़ा सा कर्व को मैं इस साइड लेके आ जाता हूं, दूर थोड़ा सा, है ना, कर्व धीरे धीरे बनेगा, पहले इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये पहली स्टेज है, थोड़ी देर के लिए पहली स्टेज है जहां पर बी भी जीरो है और एच भी जीरो है, बी भी जीरो है और एच भी जीरो है ना, मतलब कोई भी सोर्स नहीं है। एच का मतलब समझ गए ना, करंट मतलब एच समझना, और फ्लक्स मतलब बी समझना थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल ही है, दोनों जीरो है। तो इसकी पोजीशन हम डिफाइन कर देते हैं, इसकी पोजीशन हम लोग एक नंबर पे रख देते हैं। क्या रख देते हैं, एक नंबर पे, कि ये अभी ग्राफ कहां है आपका, 1 नंबर पे है, ग्राफ कहां पे, 1 नंबर पे है, फर्स्ट नंबर इसको दे देता हूं मैं। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट करें। अब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमने करंट यहां से अप्लाई किया, तो करंट ऐसा 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 और बाहर की साइड में निकल जाएगा। ठीक है, करंट हमने अप्लाई किया। करंट जैसे आपने अप्लाई किया तो इसके अंदर के जो डाइपोल्स होंगे, है ना, डाइपोल्स का थोड़ा कलर डिफरेंस ले लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। लाइट कलर में येलो कलर ले लेते हैं तो ज़्यादा हमें अच्छी दिखेगी। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें अगर करंट का डायरेक्शन है तो करंट का डायरेक्शन मतलब डाइपोल्स किस साइड अलाइन करेंगे,
जिस साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि देखो 4 उंगली करंट के डायरेक्शन में रखी, कर्ल करी, तो अंगूठा क्या दिखाएगा? नॉर्थ, मतलब फ्लक्स इधर आना चाहिए, फ्लक्स इधर प्रोड्यूस होना चाहिए। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स आपने इस साइड में दी। ये लाइन नहीं बना रहा हूं है ना बार बार, अब तो समझ गए ना, फ्लक्स इधर है, समझ जाओगे फ्लक्स किधर है, इधर है। तो सारे डाइपोल्स कहां अलाइन करने की कोशिश करेंगे? इस साइड में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। अब अचानक से तो नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। धीरे धीरे हम करंट की वैल्यू या ये करंट की वैल्यू या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके डाइपोल्स अलाइन होते जाएंगे, धीरे धीरे डाइपोल्स अलाइन होते जाएंगे और आपको नेट फ्लक्स एक्स्ट्रा मिलते जाएगा। एक तो फ्लक्स इसकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी उसकी वजह से, और ये डाइपोल से इनकी वजह से भी मिल रहा होगा, तो दोनों की वजह से मिलते जाएगा। तो धीरे धीरे आपका जो कर्व है वो आपका आगे बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते जाओगे उतना ज्यादा आपके डाइपोल्स अलाइन होते जाएंगे। जितने ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होते जाएंगे उतने ज्यादा आपको क्या होते जाएगा? इधर फ्लक्स मिलते जाएगा, फ्लक्स मिलते जाएगा। तो अब हम ये बोलेंगे कि यहां पर जैसे जैसे आप H इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे आपका B भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये चलो इंक्रीज करके बता देते हैं। यहां पे थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेते हैं इसका, ठीक है। चलो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये कलर बढ़िया लगा था मुझे। चलो ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। कहां तक? किसी एक पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा होगा, किसी एक पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा होगा, 1 से लगाकर 2 तक। बिल्कुल लीनियरली चल रहा है, बिल्कुल लीनियरली चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट है ना, हम ये बोल सकते हैं 1 से 2, ये 1 से लगाकर 2 तक, 1 से लगाकर 2 तक, ठीक है। अब फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप करंट बढ़ाते जा रहे हो और सारे के सारे डाइपोल्स क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। सारे डाइपोल्स क्या हो गए? एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। थोड़ी देर बाद जाके अलाइन हो गए, है ना। इससे 2 से और थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे ही आपने आगे बढ़े तो अब आपके क्या है, और अब आपके क्या हो जाएंगे? अब कोई भी डाइपोल्स बचा नहीं, सारे के सारे डाइपोल्स एक तरफ अलाइन हो गए। तो अब आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हम ज्यादा लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मटेरियल इन जनरल हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, क्योंकि हमारी मशीन सारी की सारी फेरोमैग्नेटिक से बनी है ना इन जनरल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तो हम क्या करते हैं भाई, हमारा जो फ्लक्स है वो किसके भरोसे है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के भरोसे नहीं है, डाइपोल्स की वजह से है। याद है 1 यूनिट ऑफ H अगर देंगे तो 1000 गुना मैग्नेटाइजेशन होगा, बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल डोमेन थ्योरी। ये सारा डोमेन थ्योरी की वजह से बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फ्लक्स है इसका मेजोरिटी, अगर सपोज करो 100% फ्लक्स बन रहा है तो उसमें 98% कंट्रीब्यूशन डाइपोल्स का है। इस करंट की वजह से तो मात्र 2% है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, फर्दर कोई पॉसिबिलिटी, देयर इज नो फर्दर पॉसिबिलिटी टू डाइपोल टू अलाइन इन गिवन डायरेक्शन, तो हमारे पास और डाइपोल्स तो बचे नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि अब हमारा क्या आ जाएगा? सैचुरेशन आ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा? बी भले ही आप बढ़ाते जा रहे हो बट आपका ये जो एच भले ही बढ़ाते जा रहे हो बट बी आपका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? थर्ड पोजीशन पे आके हम ये बोल देंगे कि ये आ गया है आपका सैचुरेशन पे 8-3। यहां पर अब आप भले ही एच बढ़ा रहे हो बट बी क्या हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जहां पर एच और बढ़ाते जाओगे बट बी नहीं बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हल्का सा 2% तो करंट की वजह से बढ़ेगा ना, तो हम ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इस रीजन को बोलेंगे सैचुरेशन आ गया है भैया, अब सैचुरेशन, क्योंकि अब हमारे डाइपोल सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं, सैचुरेशन आ गया है। तो इस पॉइंट को हम सैचुरेशन बोल देंगे। और ज्यादा जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे भाई, है ना। हाइपोथेटिकली कर्व में ड्रॉ करने के लिए और ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज प्रैक्टिकली नहीं जाएंगे, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होना चालू होगा, मटेरियल खराब हो जाएगा हमारा। टेम्परेचर भी तो है, उसका भी तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आ गए हम सैचुरेशन पे। अब क्या करेंगे? चलो सैचुरेशन पे आ गए। अब उसके बाद हम लोग सोर्स को वापस से हटा देंगे, है ना। वापस से क्या कर देंगे? नो सोर्स, है ना। अब हमने क्या किया? वापस से नो सोर्स लिया है। नो सोर्स का मतलब है कि हमने सोर्स हटा दिया। इस पोजीशन से जब आपका मटेरियल सैचुरेशन में एंटर कर चुका है, हमने इमीडिएटली सोर्स हटा दिया। अब जैसे सोर्स हटाएंगे तो आपको याद है मैंने बताया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होती है? एक रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आप सोर्स हटा दोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे,
तो सारे डाइपोल्स ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पहुंच जाएंगे इस वाले, और ये ओरिजिनल था हमारा जब नो सोर्स, जब शुरुआत में जब पहली बार मटेरियल लिया था तो ऐसे ओरिएंटेशन थे, तो ये ओरिएंटेशन तो नहीं रहेगा। तो जैसे आप यहां पर सोर्स हटाएंगे तो यहां पर क्या होंगे, कुछ डाइपोल्स तो अभी भी इस साइड में अलाइन रहेंगे, कुछ डाइपोल्स तो अभी भी, बस ये स्ट्रिक्टली अलाइन नहीं रहेंगे बट कुछ ना कुछ तो रहेगा, कुछ ना कुछ तो क्या रहेगा, इस साइड में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहां पर जो फ्लक्स था, ये जो बी हमारा आ रहा था, यहां पे तो सबसे ज्यादा फ्लक्स था। अब यहां पर कुछ डाइपोल, जैसे आपने सोर्स हटा दिया तो डाइपोल्स के थोड़े थोड़े मूवमेंट ये स्ट्रिक्टली इस डायरेक्शन में थे, बट अब थोड़े से डाइपोल्स हमारे क्या हो गए, इधर उधर हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि अब जो हमारा बी है वो थोड़ा सा रिड्यूस करने लगेगा, रिड्यूस करने लगेगा। और H तो हमारा क्या है, जीरो है, H तो हमारा क्या है, जीरो है, क्योंकि हमारा कोई सोर्स ही नहीं है, कोई सोर्स नहीं है तो H जीरो है। बट B क्या है, B नॉट इक्वल टू जीरो, B नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये नो सोर्स और ये नो सोर्स, दोनों में अंतर है। इसमें क्या था, B भी जीरो था, H भी जीरो था, बट इस नो सोर्स में नहीं है, क्योंकि एक बार इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो चुकी है, जिसकी वजह से इसमें कुछ डाइपोल्स अभी भी अलाइन है। इसी स्टेज को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, कि आपका सोर्स नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन है इसके अंदर। इसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को बोलेंगे रेसिडुअल फ्लक्स। तो इसका मतलब अब कर्व हमारा कहां आ जाएगा, अब कर्व यहां से देखो कैसे उतरेगा नीचे। अब यहां से कर्व कुछ इस तरीके से ये यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां पे कर्व आ जाएगा, क्योंकि H0 कहां है, H0 तो यहीं पे है। तो ये हमारा फोर्थ पोजीशन हो गई, ये हमारी कहां आ गई, 3 से चल के, 3 से लगा के, 3 से हमारा चला 4 तक, 3 से लगा के 4 तक चला, और 8-4 बोल देते हैं फोर्थ पोजीशन पे। 3 से 4 पर आ जाएगा, 3 से लगा के 4 पे आ जाएगा, और फोर्थ वाले पोजीशन पे हमने ग्राफ बना दिया है। ये हमारा ऐसा रहेगा कि सोर्स नहीं है, H0 है, बट अभी भी क्या है हमारा, B रहेगा। इसी को, इसी इतनी सी ये जो है ना, इतना सा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब आपका H0 है, कोई भी सोर्स नहीं लगा है, कोई भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स नहीं लगा है, तब जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही, इसी को हम रेसिडुअल फ्लक्स या रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी लिखवा दूंगा, सारी चीजें लिखवा दूंगा, बिल्कुल डरना नहीं है ना। चलो अब क्या करें, अब यहां तक आ गए, अब हमारा सोर्स बदलते हैं, है ना। एक साइकिल हो गया, 0 से चले हम लोग मैक्सिमम पे आ गए, फिर हमने नो सोर्स लगा दिया। अब हमारा ये चेंज कर देते हैं। अब हम करंट जो सोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। कहां लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, करंट इधर से हम लोग करते हैं। अब करंट का डायरेक्शन ये हो गया, करंट का डायरेक्शन जब ये हो गया, आपका करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो डाइपोल्स के साथ में क्या होगा देखना। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया है। तो अब देखो, 4 फिंगर रखो, तो अब फ्लक्स किधर जाएगा, फ्लक्स इधर जाएगा, है ना। देखो यहां पर भी थोड़ा सा फ्लक्स था ना, थोड़ा सा फ्लक्स था, जिसको φr बोल देते हैं थोड़ी देर के, रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, तो अब फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले उस साइड में मिल रहा था, अब इस साइड में मिल रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर हो गया। तो अब देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, डाइपोल्स का मोमेंट देखते हैं। डाइपोल्स का मोमेंट आप जब बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज पता लगेगी, देखिएगा। डाइपोल्स पहले देखो, सबसे पहले ये कुछ डाइपोल्स तो इधर अलाइन थे। अब ये कुछ डाइपोल्स क्या होंगे, देखो ये होंगे ये डाइपोल्स। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में, तो ये आपका जो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, सारे डाइपोल्स को इधर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। बट ये इमीडिएटली तो इधर नहीं आएंगे, हाँ शुरुआत में कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे शुरुआत में, और कुछ अभी भी उधर की साइड में ही रहेंगे। देखो, तो एक ऐसी स्टेज आएगी, हम चाहते हैं एरो जो इधर देख रहे थे वो तुरंतली इधर देखने लगे। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर बराबर आधे उधर देख रहे होंगे और आधे इधर देख रहे होंगे, है ना। जैसे कि सपोज करो मैं आप कॉलेज वगैरह में जाते हो ना, टीचर अटेंडेंस ले रहा होता है और टीचर सामने खड़ा है, तो सारे के स्टूडेंट कहाँ हैं, सामने देख रहे होते हैं, है ना, सारे सामने देख रहे होते हैं। जैसे ही टीचर बाहर चले गया तो कुछ स्टूडेंट तो अभी भी सामने देख रहे, कुछ पीछे देख रहे होंगे, कुछ पीछे देख रहे होंगे, है ना। और अचानक से टीचर पीछे के दरवाजे से आ जाएगा तो एकदम खलबली मच जाती है। कुछ आधे इधर, एग्जैक्टली आधे इधर देख रहे, आधे उधर देख रहे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, एग्जैक्टली आधे स्टूडेंट इधर देख रहे होंगे, आधे पीछे देख रहे होंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं चला पीछे से मास्टर आ गया।
तो वैसे सिचुएशन यहां पे हो रही है कि मैग्नेटिक फोर्स का आपने जैसे डायरेक्शन चेंज किया तो सडनली तो एरो सारे के सारे इधर नहीं आएंगे, एक प्रोसेस होगा, धीरे धीरे आएंगे। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब कुछ एरो उधर, इक्वल अमाउंट में एरो उधर होंगे और इक्वल अमाउंट में एरो इधर होंगे। उस टाइम पर आप देखो, उस टाइम पर ऑलमोस्ट मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आप निगेटिव में, क्योंकि देखो अब H कहां है यहां पे, तो अब आप देखोगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर H तो बरा नॉट इक्वल टू जीरो है, H क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, बट B क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हटा दो इसको, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो कर्व है, आपका ये जो कर्व है ये फोर्थ से उतर के कहां आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर पे क्या है, फिफ्थ नंबर पे आपका क्या है, फिफ्थ नंबर पे 85 कि H तो आपका क्या है, निगेटिव में है, H क्या में है, निगेटिव में, है ना, ये क्या है, ये यहां पे -HC, -HC, ठीक है, माइनस में। तो हमने क्या किया, अब माइनस में क्यों किया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया ना, डायरेक्शन अभी तक ये इधर से कर, इसको पॉजिटिव मान रहे थे, जब उल्टी डायरेक्शन से करंट है तो उसको नेगेटिव लेंगे, मतलब H को नेगेटिव ले लेंगे। फिर वापस से क्या होगा, चलो एक स्टेज आ गई, उसके बाद वापस से जब जैसे जैसे आप वापस से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटाइजेशन फोर्स बढ़ाते जाओगे, करंट बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर सारे के सारे डाइपोल्स क्या होंगे, इस साइड में आते जाएंगे, इस साइड में आते जाएंगे, इस साइड में आते जाएंगे, ठीक है, इस साइड में आते जाएंगे, इस साइड में आते जाएंगे, और फ्लक्स इधर से मिलता जाएगा, फ्लक्स मिलता जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, H इंक्रीज कर रहे हो निगेटिव में, तो B भी क्या होगा, इंक्रीज होगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो ये वापस से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा, ठीक है, ये। और फिर एक सैचुरेशन आएगा, फिर सैचुरेशन, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जिसमें सारे के सारे फिर अलाइन हो जाएंगे, फिर अलाइन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में सैचुरेशन आ जाएगा, निगेटिव में सैचुरेशन आ जाएगा, निगेटिव में सैचुरेशन आके फिर वापस से चेंज करेंगे, फिर वापस से चेंज करेंगे, फिर वापस से क्या करेंगे भाई, नो सोर्स, वापस से वही स्टेज आ जाएगी, सेम वापस साइकिल रिपीट कर जाए, फिर से नो सोर्स आएगा, फिर से नो सोर्स आएगा, तो फिर से एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिलेगा आपको, फिर से एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मिलेगा, ठीक है। फिर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के बाद फिर से वापस पॉजिटिव साइकिल में आ जाओगे, पॉजिटिव साइकिल में मिलेगा, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या हो जाएगा आपका, H तो रहेगा बट B जीरो आ जाएगा, फिर वापस से जाते जाएगा और इस वापस से इस पॉइंट पे टकरा जाएगा। तो ये साइकिल आपका पूरा का पूरा शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत यहां से हुई थी, बट इस पाथ पे वापस ये मैग्नेट कभी भी नहीं लौटेगा, है ना, इस वाले पाथ पे 1 से लगा के 3 पे वापस कभी नहीं लौटेगा, ये इसी साइकिल में चलता जाएगा, है ना, ये इसी साइकिल में चलता जाएगा, ये इसी साइकिल में, अब इस पे नहीं लौटेगा, है ना, इस पे वापस से नहीं लौटेगा, जिसको मैं दूसरे कलर से बता देता हूं, है ना। तो ये आपका जो है, ये जो है, ये शुरुआत में जब पहली बार किसी मटेरियल पे मैग्नेटाइजेशन अप्लाई करते हैं तभी 1 से 3 तक जाएगा, उसके बाद तो इसमें क्या रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ रेसिडुअल रहेगा, तो ये हमेशा इस वाले कर्व को फॉलो करेगा, इस वाले कर्व को फॉलो करेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये मैंने बात की यहां फिफ्थ के नंबर के बाद की वापस से नहीं बनाई है, वापस वही, वापस सारे कर्व इधर सैचुरेशन होगा, फिर नो सोर्स हटाएंगे, नो सोर्स हटाएंगे तो फिर कुछ डाइपोल्स थोड़े से इधर उधर रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, तो उसके बाद से फिर वापस से क्या रहेगा, रेसिडुअल मिलेगा। तो इसका मतलब है कि एक बार हमें पॉजिटिव में मिलेगा, एक बार निगेटिव में मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लस BR, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और ये -BR, ये -HC और ये है +HC, ठीक है। तो इतना ही जो पोर्शन है, इतना ही जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल, बहुत सारे नाम है इसके, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, या फिर रेसिडुअल फ्लक्स भी बोल सकते हैं, या फिर रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम इसका क्या है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, है ना, ये नाम सुना है ना आपने, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन,
एक जगह हमने पढ़ा है ना, वहां कंपैरिजन बताया था। तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा कि H तो 0 है बट B नॉट इक्वल टू 0, या फिर फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0। याद है, वही तो पोजीशन हो रही, देखो H 0 है बट कुछ ना कुछ है अभी भी। तो यही स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। रेसिडुअल फ्लक्स सब इसी के नाम है। अच्छा, हमें फ्लक्स को जीरो करने के लिए हमें फ्लक्स जीरो कहां हुआ, यहां पे इस 5th पॉइंट पे फ्लक्स जीरो हुआ ना, देखो ये B जीरो कहां हुआ, यहां पे जीरो हुआ। तो इस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि B जीरो है और HC निगेटिव में कुछ ना कुछ है। तो हमें क्या करना पड़ा, B को जीरो करने के लिए निगेटिव में एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ी। तो इसको बोलते हैं कोरिसिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे कोरिसिव फोर्स। कोरिसिव स्पेलिंग देख लेना, कोरिसिव फोर्स, कोरिसिव फोर्स या कोरेसिटी, कोरेसिविटी भी बोल सकते हैं, है ना। इसको देखो यहां पर, इसको एक पॉइंट और बोल सकते हैं, रिटेंटिविटी भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिटेंटिविटी, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पे कुछ डाइपोल्स अभी भी रिटेन है, तो इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी भी बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के नाम, बहुत सारे नाम है इसके, है ना। तो इस फोर्थ वाले पॉइंट पे जब 1 से 3 गया और 3 से जब हमने वापस H इक्वल टू 0 किया, तो कुछ न कुछ जो फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो उसके अलग अलग नाम है। रेसिडुअल फ्लक्स, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और रिटेंटिविटी, ये सब इसी के नाम है। और निगेटिव में जब हमें फ्लक्स को जीरो करने के लिए कितना निगेटिव में हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ रही है, उस फोर्स को कोरेसिव फोर्स बोलते हैं, कोरेसिविटी बोलते हैं। बहुत अलग अलग नाम है इसके भी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इसका भी नाम है। तो ये बेसिकली BH कर्व रहा। अब फीलिंग आई है आपको कि किस तरीके से BH कर्व बनता है। तो ये अलग अलग तरीके से हमने मैग्नेट लिए, डाइपोल्स का मूवमेंट है, डाइपोल्स। अब देखो क्या हो रहा है कि असल में ये एक आपका लूप बन गया, एक एरिया बन गया है। अब क्या होगा, ये एरिया हमें क्या दे रहा है कि कितना बड़ा लॉस है आपका हिस्टेरिसिस में। अब थोड़ा सा लॉजिकल सोचना, अगर ये डाइपोल्स आनाकानी करते, बहुत आसानी से मुड़ते नहीं, तो ये जो रेसिडुअल हुआ है यहां पे, ये और थोड़ा ऊपर होता, ये थोड़ा सा और बड़ा बनता ना, क्योंकि डाइपोल्स अगर आसानी से नहीं मानते, डाइपोल में स्ट्रेन या स्ट्रेस ज्यादा होता, तो ये और आगे तक जाता, थोड़ी देर बाद सैचुरेशन आता। क्योंकि हम जैसा बोल रहे हैं कि इधर मुड़ो, तो उतनी जितना हम सोच रहे हैं कि इतना तेजी से मुड़ जाना चाहिए सारे डाइपोल्स को, उतना तेजी से अगर नहीं मुड़ रहे हैं, सैचुरेशन और ऊपर आता, और कहीं ऊपर आता, तो और बड़ा हिस्टेरिसिस कर्व बनता। तो इसका मतलब है कि डाइपोल जितने रिजिड होंगे, डाइपोल्स अलाइन होने में जितना रिजिड होंगे, उतना बड़ा हमारा क्या बनेगा, हिस्टेरिसिस कर्व बनेगा। इसका मतलब रिजिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोर क्या मतलब हिस्टेरिसिस जो लॉस है वो ज्यादा होंगे। तो हमने आगे चल के एक इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, और ये हमने मान के चला कि जितना बड़ा ये एरिया रहेगा, ये जितना बड़ा वॉल्यूम या जितना बड़े ये हिस्टेरिसिस कर्व का एरिया रहेगा, उतना ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस होंगे। या आगे चल के मैं जब आपको ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस पढ़ाऊंगा ना, ये वाली बात वापस से बताऊंगा, हिस्टेरिसिस कर्व एक बार और वहां बनाऊंगा। अब वो पूरा आपको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर दिया है। डायरेक्टली मैं ग्राफ बनाऊंगा वहां पे, ठीक है। इसको और थोड़ा मजेदार तरीके से देखो, है ना। ये तो मैंने तो मेरे हिसाब से कुछ भी बना दिया, थोड़ा सा, है ना, ठीक ठाक है, फिर भी मछली जल की रानी बना दी। अब देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मैग्नेटाइजिंग फोर्स देखो, रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, -BX + BX, सैचुरेशन आ गया है ना। ये देखो डॉटेड, क्योंकि ये डॉटेड इसलिए किया कि वापस कभी नहीं लौटता है, फिर इसी पाथ पे चलते जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लक्स डेंसिटी और BH कर्व ये रहा आपका, है ना, मजेदार चीज। तो ये BH कर्व का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किसी भी मैग्नेट मटेरियल का BH कर्व आपको ये शो करता है कि वो उसके डाइपोल्स, देखो BH कर्व को देख के आप ये बता सकते हो कि उसके अंदर के डाइपोल्स रिजिड है कि नहीं है, ये बता सकते, बिल्कुल बता सकते। उसकी क्वालिटी पे हम लोग कमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे कमेंट कर सकते हैं BH कर्व देख के। तो आपको इस BH कर्व में जो मैंने सारी चीजें बताई ना, इससे भर भर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप पता करेंगे कि देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उससे आप रिलेट कर पाओगे थ्योरी वाले पॉइंट को,
ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट BH कर्व, इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ये सब नाम बहुत अच्छे से याद रखना, ऑलरेडी मैंने ताकि एक स्टैंडर्ड कर्व बना दिया है ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी क्लियर रहे। जब मैं हार्ड मैग्नेट सॉफ्ट मैग्नेट पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तो वहाँ पे बताऊंगा कि जो BH कर्व है कम ज़्यादा कैसे होता है वहाँ पे, है ना। हार्ड मैग्नेट के लिए क्या हो जाता है भाई, सॉफ्ट मैग्नेट का मतलब देखो यहीं से बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया कि सॉफ्ट मैग्नेट क्या हुआ भाई। सॉफ्ट मैग्नेट वो हुआ कि आपके डाइपोल्स बड़ी आसानी से हो जाए, बड़ी आसानी से हो जाएंगे, तो आपका जो BH कर्व है बहुत जल्दी सेचुरेट हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा बनेगा। और हार्ड मैग्नेट होगा तो उसमें डाइपोल्स का अलाइनमेंट बड़ा रिजिड के साथ होंगे, तो वो बड़े बनेंगे तो उसका BH कर्व बड़ा बन जाएगा। तो अभी अगले लेक्चर में जो हार्ड मैग्नेट सॉफ्ट मैग्नेट की मैं चर्चा करूंगा, तो वहां पर ये BH कर्व से आपको बताऊंगा कि एक का हिस्टैरिसीस लोब बड़ा होता है, एक का छोटा होता है, एक में लॉस ज्यादा होगा, एक में कम होगा, ठीक है। तो मजा आया BH कर्व में, तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ये जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे ना तब आपको और बहुत बढ़िया तरीके से ये हिस्टैरिसीस कर्व के ऊपर जब कोर लॉस वगैरह हम देखेंगे तो उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।